टीम इंडिया पहला वनडे न्यूजीलैंड से 7 विकेट से हारी, पर कौन लेगा इस घटिया प्रदर्शन की जिम्मेदारी? मेरे ख्याल से ऋषभ पंत को लेनी चाहिए भैया, क्योंकि जो फैंस है ना वो बहुत ज्यादा अगेंस्ट होते जा रहे हैं ऋषभ पंत के। और दूसरा ये जो है ना बैटिंग हमारी जो अभी भी ये सोच रही है कि 250-300 रन का ही जो टारगेट होता है वही देना होता है बैटिंग करते हो ओडीआईज में। इनको समझ में नहीं आ रहा है, गेम बहुत आगे बढ़ चुका है। वही तो, पर चलो ऋषभ पंत की हम अलग से बात करेंगे। सबसे पहले मैं ये बात कर लूं, पिछली बार जो वीडियो बनाया था उसमें फैंस ने कहा था कि भैया सीट कैसे बदलेगी तो ज्यादा बड़ा मुद्दा जो था संजू सैमसन और उमरान मलिक का तो डेब्यू हो गया फाइनली, लेकिन जो ज्यादा बड़ा मुद्दा था कि कुर्सियां कैसे बदली, तो भैया हम वापस अपनी कुर्सी पर आ गए हैं और टीम इंडिया भी वापस उसी ढर्रे पर आ गई है जिस ढर्रे की वजह से टीम इंडिया ने इतने सालों से कोई आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीता। इस बार तो कप्तान भी अलग है, इस बार तो टीम में बड़े सारे वो वाले लोग नहीं है, नए वाले लोग हैं। मुझे लगता है क्या चेंज क्यों नहीं आ पा रहा है टीम के अंदर? कोई चेंज नहीं है, मेंटालिटी की प्रॉब्लम है। और ऋषभ पंत के बारे में थोड़ी सी बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं टीम इंडिया की बैटिंग अप्रोच की। टीम इंडिया की जो बैटिंग अप्रोच है, मैं तो वो सोच रहा हूँ कल के अखबार में आएगा ना लेक्चर बैटिंग। नहीं मतलब सूर्य कुमार यादव बहुत अच्छी फॉर्म में है, तो पता है क्योंकि टी20 की बहुत अच्छी फॉर्म में है, तो पहले 30 ओवर निकाल दो। अच्छा, उसके बाद उसे भेजो जब 18 ओवर ही बचे हुए हो। आपके टॉप ऑर्डर बैट्समैन 4.5-5 के हिसाब से आप बैटिंग करो। आप स्कीम नहीं समझे हो। उनको बताना जरूरी था कि देखो 20-20 के हिसाब से आपने खेलना है, आपको अकॉर्डिंगली भेजा जाएगा। बिल्कुल। तो भैया इस मैच में शुरुआत करी शिखर धवन और शुभमन गिल ने। शिखर धवन जो सिर्फ एक फॉर्मेट खेलते हैं, शुभमन गिल जो अभी तीनों फॉर्मेट में अपनी जगह पक्की नहीं कर पाए हैं, और ऐसा लग रहा था कि ये अपनी जगह पक्की करने के लिए खेल रहे हैं। क्योंकि 50 दोनों की आई, पर इतनी स्लो आई कि मुझे समझ में नहीं आया कि भाई ये वनडे चल रहा है। मतलब आजकल तो टेस्ट में भी 4.5-5 के रन रेट से बैटिंग हो रही है ना, उसी रन रेट से बैटिंग हो रही है। टेस्ट मैच इन्हीं के साथ हुआ था ना जो 1-2 दिन के अंदर खत्म करके परे मार दिया था। इन जनरल 3 दिन के अंदर यार टेस्ट मैच खत्म हो रहे हैं। ऑब्वियसली टी20 फॉर्मेट के आने से जो बड़े फॉर्मेट से क्रिकेट के वो भी और ज्यादा पेस पकड़ गए हैं। तो इस टाइम पे अगर आप ये सोच के चलो, आज से 5 से 10 साल पहले अगर आप सोचते थे कि 300 रन बना दिए तो बहुत बड़ा टारगेट है ओडीआईज में, अब ऐसा आप नहीं सोच सकते हो। आपको अब जो अपना जो है ना दिमाग, अपना रेडार, उसके अंदर 350 को लेकर रखना होगा कि भैया अगर अभी भी 300 के हिसाब से कर रहे हो, 6 के रन रेट से अगर आप खेल रहे हो, वो बढ़ा के आपको 7-7.5 तक लेके जाना ही पड़ेगा हर हाल में। भाई तू 6-6.5 की बात कर रहा है, 7-7.5 की बात कर रहा है। इंडिया का जो पहला पावर प्ले था, क्योंकि पावर प्ले टी20 में भी दिक्कत है, वहां 6 ओवर का होता है, यहाँ 10 ओवर का होता है। 6 ओवर में वहां 36 आते थे, यहाँ 10 ओवर में 40 आए। तो उस तरीके से आप देखिए कि किस तरीके की अप्रोच है भैया। टी20 स्लैम बैंग, मतलब इतना डिफेंसिव, और आप अच्छी खासी बैटिंग तक खेल रहे थे। आपके नंबर 7 पर अगर वॉशिंगटन सुंदर थे, मतलब कर क्या रहा है वो आदमी आगे आउट ऑफ नोवेयर 16 बॉल 37 रन। पर मैं ये कह रहा हूं कि टीम इंडिया की बैटिंग, टीम इंडिया की पहली 50 जो टीम की 50 आई वो 12.2 ओवर में आई, और लगभग ये 12 ओवर में से अगर आप डॉट बॉल्स की परसेंटेज देखोगे लगभग 6-7 ओवर्स तो डॉट बॉल से भरे हुए थे। अच्छा, एक ना मैं चीज ये बताना चाहता हूं कि कुछ साल पहले जब हम थोड़े छोटे होते थे, हम क्रिकेट खेल रहे होते थे, तो हमारे ना घर पे पापा चाचा सब बोला करते थे 15 में अगर 100 आ गए ना तो मजा आ जाएगा। और अगर वो गलती से 80-90 रहता ना, यार अब ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, आगे तो फील्ड खुल जाएगी। और फिर उसके बाद क्रिकेट बढ़ी कि 30 ओवर में जितने आ जाते हैं उतने ही अगले 20 ओवर में उतने डबल हो जाते हैं। भाई ये क्रिकेट भी इंग्लैंड जैसी टीम ना बिल्कुल बर्बाद कर चुके हैं। ये सारे के सारे फॉर्मेट को तोड़ा जा चुका है। ये अभी तक इस पिच पर सब लोग कह रहे थे कि छोटा ग्राउंड है यहाँ पर और बैटिंग पैराडाइज की तरह लग रहा था। जिस तरीके से शिखर धवन भी बैटिंग कर रहे थे और एंगल बहुत टेढ़े थे, ये भी बताना जरूरी है। और ये ड्रॉप इन पिच थी, आई थिंक ये भी बताना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत अलग तरह का बिहेवियर, अलग तरीके का बिहेवियर था। लेकिन अभिषेक, सब लोग ये कह रहे थे कि इस पिच पर खूब रन है। और जब इंडिया ने 306 बनाए तो ये वो वाला जमाना चला गया, नेटवेस्ट ट्रॉफी वाला जमाना चला गया। नेटवेस्ट ट्रॉफी में भी 325 चेज हो गए थे, यहाँ पर 306 रन का टारगेट। अगर टीम इंडिया को लग रहा बहुत बड़ा टारगेट बनाया था, भैया यू वर 50 रन्स शॉर्ट ऑन दिस ट्रैक। नहीं देखो, अगर टू बी फेयर, टीम इंडिया का वो जो था ना कि पहली इनिंग खत्म करने के बाद जब बीच में छोटे इंटरव्यू हो रहे होते हैं, मैं नाम भूल रहा हूं कि किसने कहा था, लेकिन उस प्लेयर ने कहा था कि वी आर एट पार, दिस इज अ पार स्कोर। लेकिन और मैं उस टाइम पे कई लोग ये भी बोल रहे थे तो इस पार और ये उस पार कर दिया। मैं पर्सपेक्टिव ये देना चाहता हूं कि इस ग्राउंड पे जनरली जब बात कर रहे थे, कह रहे थे कि
260 इसके आसपास जो है एवरेज स्कोर रहता है, उस हिसाब से तो बहुत ऊपर चले गए। लेकिन भाई साहब ये रीड करा था उन्होंने गेम के, देखो अभी हम पहुंच तो गए, लेकिन अभी अगर बॉलिंग अच्छी नहीं हुई तो भैया हो गया कांड अपना। और बॉलिंग की बारे में भी बात करेंगे, पर पहले बैटिंग का जिस तरीके से टीम इंडिया ने बैटिंग कंसोलिडेट किया, मुझे लगा कि शायद 100 ओवर का मैच है, क्योंकि शुभमन गिल दोनों मिला के 100 ओवर शुभमन गिल, हाँ शायद यही तो नहीं सोचा उन्होंने 50-50 ओवर, और 100 ओवर का तो नहीं है, 100 ओवर के हिसाब से खेलते हैं, उनके वाले पे अपना हिस्से ले लेते हैं, काम करते हैं। शुभमन गिल 65 बॉल में 50 रन बनाए। शिखर धवन भी बहुत स्लो स्टार्ट करी थी, बड़ी कॉन्शियस स्टार्ट थी, बीच में उन्होंने चौके छक्के जरूर लगाए, जिस वजह से जो उनका फाइनल स्कोर रहा 77 बॉलों में 72 रन का, तो वहां पर स्ट्राइक रेट उनका 93 से ऊपर हो गया, तो वो थोड़ा फिर भी रेस्पेक्टेबल लग रहा है। पर सच्चाई ये है कि हमारे ओपनर्स ने इतनी बॉल एब्जॉर्ब कर ली कि जो मिडिल ऑर्डर एकदम से आया वहां पर, और अगेन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए इस पूरी की पूरी सीरीज में खिलाड़ी वो खेल रहे हैं जो कि अपनी प्लेस को सिक्योर करना चाहते हैं। ये बात सही है, उनके ऊपर प्रेशर इतना ज्यादा है अपने आप कि में भाई है। कैसे ना कैसे करके अपने नाम के आगे रन लगा लेते, स्ट्राइक रेट कोई नहीं देखेगा, हम कहेंगे हाफ सेंचुरी हो गई, अपना काम हो गया। एक आदमी के ऊपर प्रेशर नहीं है, वो है सूर्य कुमार यादव, उसको भेजा गया नंबर 5 पर। जब और तीसरे और चौथे ने भी जब और बॉलें चूस ली, उसके बाद जाकर लेकिन भेजा गया। व्हाट इज दिस यार, वाइंड डाउन तो श्रेयस अय्यर का ही होता है ना, वो तो हमेशा से होता आया है। मैं ये कह रहा हूं, ये तो लिखा हुआ है, पुराणों में लिखा है, कुदरत का निजाम, ये निजामों में लिखा है, ये हर जगह लिखा हुआ है, वन डाउन मतलब श्रेयस अय्यर। पर श्रेयस अय्यर ने कुछ भी कही है, अपनी उनकी रेपुटेशन है कि जो छोटी बॉल है उन्हें दिखाई नहीं देती और आंख एकदम से बंद हो जाती है। यहां पर भी शुरुआत में तो ऐसा ही लगा कि बिल्कुल श्रेयस अय्यर अपने सर्वाइवल के लिए खेल रहे हैं, पर उसके बाद श्रेयस अय्यर ने सर्वाइव कर लिया। 50 ओवर का ये जो बड़ा जो मैच, लिमिटेड ओवर में जो 50 ओवर की जो आपको टाइम मिलता है, जहां पर आप अपने आप को प्ले कर सकते हो, कहीं ना कहीं मतलब शॉर्ट बॉल को थोड़ा सा अच्छे से आज उन्होंने खेला है। शुरुआत अगर देखेगा, शुरुआत में तो वो बिल्कुल वो टेंटेटिव है, क्या है, वो शुरुआत बिल्कुल वैसी थी, लेकिन टुवर्ड्स द एंड अगर आप देखना शुरू करते हो, जब वो अपने स्ट्रोक प्लेइंग में आ गए थे, अपने एक तरीके की लय में आ गए थे, उस टाइम पे शॉर्ट बॉल को एक्चुअली वो अच्छे से डील कर रहे थे। तो इसका ये मतलब हो सकता है कि या तो वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं, या फिर भैया वो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे वापस आता जा रहा है। और जिस तरीके से वनडे इंडिया में खेला जाना है, मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर बहुत इंपॉर्टेंट होंगे टीम इंडिया के लिए, क्योंकि स्पिनर्स पर वो जिस कॉन्फिडेंस के साथ मारते हैं, वो कॉन्फिडेंस हमें चाहिए, क्योंकि लेट्स फेस इट, रोहित शर्मा, विराट कोहली, दोनों जो प्लेयर्स हैं वो स्पिन के अगेंस्ट चढ़कर नहीं खेलते, तो वहां पर हमें मिडिल ऑर्डर में चाहिए। सचिन, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि चलो टीम इंडिया का स्कोर 306 तक पहुंचा दिया, वॉशिंगटन सुंदर ने पहुंचा दिया। बॉलिंग ने क्या किया यार, बॉलिंग तो अगेन वही चीज है, अगर जो भी अगर कंडीशंस इस तरीके से हैं बॉलर्स के लिए बहुत जबरदस्त हैं, तो वहां पर तो बॉलर्स हमारे चढ़कर बॉलिंग करते हैं जैसे ही पिच फ्लैट होती है। मैं वैसे कसम से कह रहा हूं कि अगर मैं अभी आप बॉलर्स की बात करो, बट मैं बैटिंग कार्ड भी अगर उठा के देखता हूं, अगर मैं ये भूल जाऊं कि न्यूजीलैंड ने हमें 7 विकेट से हरा दिया है, मतलब बिल्कुल ही फेंटी लगा दी है, तो अगर मैं उसको हटा दूं तो यार बैटिंग कार्ड कितना अच्छा लग रहा है कि ओपनर्स ने, एक ने 72 मारे, एक ने 50 मारे, एक ने 80 मारे, ठीक है, बीच में 2 लोग जो है ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव नहीं बना पाए 15 और 4 पे, लेकिन उसके बाद सैमसन है 38 पे 36 और उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर 16 पे 37। आपको लगता है कि यार गलती कहां है, कमी कहां है? और यही अगर आप बॉलिंग में भी देखते हो तो यही आपको सेम खेल देखने को मिलेगा कि भैया कमी कहां है, क्योंकि अगर आप इकोनॉमी रेट देखना शुरू करो, रन देखना शुरू करो, 1 या 2 को छोड़ दें अगर, कि अगर आप अर्शदीप सिंह को छोड़ दें कि 8.1 में 68 रन पड़वाए हैं 8.3 से, और युजवेंद्र चहल एक लेग स्पिनर है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा खा सकते हैं, 6.7 जो है इसके हिसाब से इकोनॉमी से इन्होंने रन खाए, बट बाकी आप देखो शार्दुल ठाकुर 9 ओवर 63 रन, बाद के ओवर में पिटे वो, उससे पहले बहुत अच्छा चल रहे थे, 1 विकेट लिया। वॉशिंगटन सुंदर बहुत इकोनॉमिकल, बिल्कुल 4.2 भी इनका तब हुआ जब ये टुवर्ड्स द एंड, मतलब बाद के ओवर जब वो टिक चुके थे, लाथम मार रहे थे, लेथम ने चौके और छक्के लगाने शुरू कर दिए, लट बजा रहे थे, बैट कर ले तेरी ऐसी की तैसी, लाथम ने लट के लट बजाए हैं, जो उससे पहले 2 या 2.5 का इकोनॉमी रेट चल रहा था वॉशिंगटन सुंदर का भी। उमरान मलिक इनका भी 5 के आसपास चल रहा था लगातार, 4 या 5 के आसपास, बाद में पिटे। लेकिन पर यार कल देखो बॉलिंग अगेन जो बात हो रही है, मतलब देख के ऐसा लग रहा है कि यार गंदा तो नहीं खेले, नहीं गंदा तो अच्छा खेल गए, गंदा तो खेले भाई, फुल गंदा खेले। अगर आप 50 ओवर के मैच में आप 3 विकेट ही उड़ा पाते हो, 3 विकेट 88 पर, ये पॉइंट गंदा है, 3rd विकेट गिर गया था, वहां से अगर आपका पूरा बॉलिंग लाइनअप कोई और विकेट नहीं निकाल पाया, और खास तौर पर जब हम जानते हैं कि टॉम लेथम और केन विलियमसन के बाद ग्लेन फिलिप्स ही एकमात्र बैट्समैन थे, फिर तो मिचेल सेंटनर वगैरह सब शुरू हो जाते हैं, राइट, मतलब वो बैटिंग भी कर लेते, तो अगर वहां से अगर थोड़े से इनरोड्स बनाए जाते, वहां पर 1-2 विकेट निकाले जाते, तो मुझे लगता है कि वहां पर टीम इंडिया कर सकती है। तो ये बॉलिंग
बॉलिंग एक्सपोज हुई है कि आपकी बॉलिंग हो सकता है रन कम दे, पर इतनी पेनिट्रेटिव नहीं है कि वो विकेट निकाल सके। वो एग्रेसिव वाली विकेट कम से कम ऐसे टाइम पर जब बैट्समैन पूरा खुलकर खेल रहे थे, फिर कुछ नहीं, बिल्कुल इंडिया इंग्लैंड जैसे मैच वाली फील आ गई एकदम से। मैं बताता हूँ, हाँ, पता है हमारी बॉलिंग कमजोर क्यों है? हाँ, क्योंकि बुमराह इंजर्ड है। क्योंकि ना बुमराह के बाद हमें कोई मिल नहीं पा रहा है, और बुमराह का कोई रिप्लेसमेंट, जडेजा का कोई रिप्लेसमेंट हमें मिल ही नहीं पा रहा है यार। इस वजह से हमारी बॉलिंग कमजोर हो गई है। अगर हम उन्हीं प्लेयर्स के भरोसे आज से 20 साल बाद भी हम यही कहेंगे हमारी बॉलिंग खराब है, बुमराह रिटायर हो गया। लेकिन चलो इस सारी की सारी चीजों में कौन रिटायर हुआ, कौन इंजर्ड है, ये तो चलो कहानी खत्म हुई, लेकिन एक कहानी आज शुरू हुई है। उमरान मलिक ने फाइनली डेब्यू कर लिया है। क्या बात है। क्या हुआ, वनडे में डेब्यू कराया है, और वो T20 के लिए ज्यादा सुटेबल है, और उनको ओडीआई वर्ल्ड कप में शायद खिलाया भी ना जाए, क्योंकि अभी सीनियर खिलाड़ी आ जाएंगे अपनी जगह, जो रुमाल छोड़ के गए वो ड्रेसिंग रूम में आप जाके देखो, मतलब थोड़ी है। तो क्या हुआ कि संजू सैमसन को आप नंबर 5 नंबर 6 पर भेज रहे हो, तो क्या हुआ? और संजू सैमसन ने किया है, कोई छोटी बात नहीं है संजू सैमसन के ऊपर, और संजू सैमसन ने भैया आज वो एहसान अपने हिसाब से चुका भी दिया। जब सारी की सारी बॉलें ऊपर वाले बिल्कुल चूस चुके थे सारे के सारे बैट्समैन, और नीचे करने के लिए बहुत ज्यादा रन बनाने नहीं थे, जमार, तो वहां पर संजू सैमसन और वॉशिंगटन सुंदर, मुझे लगता है वॉशिंगटन सुंदर का जो कैमियो था वो तो ज्यादा बात करी जाएगी, हाँ। लेकिन संजू सैमसन ने भी जो 38 बॉलों में 36 रन बनाए, खास तौर पर तब जब एकदम से सूर्य कुमार यादव का भी विकेट गिर गया, वो आते के साथ ही एक चौका लगाया और फिर 2 बॉल बाद आउट हो गए। ऋषभ पंत तो वैसे इस टूर्नामेंट में, मतलब किसी भी व्हाइट बॉल फॉर्मेट में, इस टूर्नामेंट में नहीं, हाँ, ऐसे व्हाइट बॉल फॉर्मेट में कुछ करके नहीं खा रहे हैं, पता नहीं क्या खा रहे हैं, जो उनकी फिटनेस के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। पर अगेन ऋषभ पंत के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब वो हम जो कह रहे हैं ना कि ऊपर के बैट्समैन ने बहुत बॉलें चूस ली, बिल्कुल संजू सैमसन ने भैया एक टाइम के बाद ये बना लिया था कि अब जो है टुवर्ड्स लैटर एंड ऑफ द इनिंग शुरू होने वाली है, अब मुझे थोड़ा मार के खेलना पड़ेगा। उसी मारम मारी के बीच में वो खुद मारे गए, तो वो पंगा हुआ। तो भैया जब 33 ओवर हो चुके थे, 33 ओवर हो चुके थे, वही एग्जैक्टली मैं कहना चाह रहा हूं कि भैया उस बंदे की अप्रोच अभी भी वही है कि अपने रन लगाने के बजाय मैं पहले टीम की सोचना शुरू करूं, वरना उनके पास भी मौका था कि भैया वो अपना 10 20 50 बॉलें और खेल लेते, नहीं आउट हो रहे थे वो ऐसे। बिल्कुल 94 रन की पार्टनरशिप हुई संजू सैमसन, अगर मैं गलत नहीं हूं, हाँ बिल्कुल 94 रन की पार्टनरशिप हुई संजू सैमसन और श्रेयस अय्यर के बीच में। और ये पार्टनरशिप इसलिए क्रूशियल थी क्योंकि सूर्य कुमार यादव 33rd ओवर में आउट हो गए थे। 33 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर था 160, तो यानी कि जो कंसोलिडेट करने का टाइम था वो तो ऊपर वाले कर गए 4 विकेट खोकर। मुझे लेकिन बेस्ट चीज पता क्या लगी? हाँ। आपने खुद ये सवाल पूछा, खुद ही को बोला तू बेस्ट है, तो तुमने बिल्कुल सही बोला है। ये जो है ना, यही सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारी टीम इंडिया के कई प्लेयरों को चाहिए। बिल्कुल, और मैं ये कह रहा हूं कि उसके बाद संजू सैमसन के पास जब इतना ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं था, क्योंकि उनके बाद वॉशिंगटन सुंदर ही थे, हाँ। और वॉशिंगटन सुंदर उनसे ज्यादा उम्मीदें नहीं थी, उनसे ज्यादा उम्मीदें, उन्होंने अपनी उम्मीद से ज्यादा बड़ा प्रदर्शन किया वॉशिंगटन सुंदर ने। लेकिन इस तरीके से जो संजू सैमसन जिस तरीके से खेले, चौके भी लगाए, बढ़िया शॉट्स भी लगाए, मुझे लगता है कि एक अच्छा कॉन्फिडेंस, और मतलब अब उनको कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहा, फैंस को तो उनमें कॉन्फिडेंस है, हाँ। उनको खुद में भी कॉन्फिडेंस है, लेकिन सिलेक्शन, हाँ। और जो टीम मिसमैनेजमेंट, हाँ। है, उनको उनमें कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए उन्होंने आज ढंग की इनिंग खेल दी। सिलेक्टर्स को उनमें कॉन्फिडेंस तब आएगा, हाँ। जब सिलेक्टर्स पहले आएंगे, हाँ, ये भी सिलेक्टर्स है ही नहीं, सिलेक्टर्स ही नहीं है, सिलेक्टर्स ही नहीं है, तो बांग्लादेश वाली टीम चेंज हो गई, सिलेक्टर्स ही नहीं है, अपने आप ही कर दिया। वो यार वो इंजर्ड था ना, उन्होंने वो पहले लिख के भेज दिया था उन्होंने एस्टेरिस्क लगा के, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, सब्जेक्ट टू फिटनेस। लोगों ने कहा सिलेक्टर्स बर्खास्त है, सिलेक्ट नहीं, सिलेक्टर्स आर ऑन देयर वे आउट, वो अभी चल रहे हैं बाहर, अभी तक गेट तक नहीं पहुंचे। वो एकदम से पता चला अबे यार ये हो गया, जडेजा को तो दोबारा से, अभी जडेजा को तो क्या कहते हैं, पोल कैंपेन में अपनी वाइफ के लिए वोट मांगने हैं, तो हाँ, वो बिजी है अभी, वो अपना टूटा घुटना लेके वो अभी वहां पे बहुत सारी कैंपेनिंग कर रहे हैं, बहुत सारे वोट मांगने, आसान काम नहीं होता, हील हो जाता है उससे जल्दी, घुटना हील हो जाता है जब दुआएं मिलती हैं लोगों की। कितने सारे लोग जाते हैं सर पे हाथ रखते हैं, बेटे जल्दी ठीक हो जाओ, इंडिया के लिए कुछ करो। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ वोट मांगने जा रहे हैं, दुआएं मांगने जा रहे हैं। और मैं ये कह रहा हूँ कि और वो चोट है, लोगों ने कहा है कि आप अलग अलग तरीके की चीजें लगाइए, मरहम लगाइए, फूल लगाइए, कमल का फूल लगाइए, मैं कह रहा हूँ बहुत सारी चीजें हैं जो लगानी है उन्हें, तो वो लगा रहे। खैर उस वजह से मतलब तो जो टीम चेंज हुई, लेकिन टीम चेंज में आज हमने बैटिंग की बात कर ली संजू सैमसन की, उमरान मलिक ने जिस तरीके की परफॉर्मेंस दी शुरुआत में, मजा तो बहुत आया, पेस भी देखने को मिला, 145 150, पहले ही ओवर में 149 वाली जो स्पीड, वो जो 145 प्लस चल ही रहा था, वो चल ही रहा था, बीच में
भाई वो बंदा अपनी स्पीड चेंज करने के लिए 138 पर डालता है। वहां पे पूरा कंधा डाल दिया अर्शदीप सिंह ने, भुवनेश्वर कुमार ने, उसकी 135। उसकी जो स्लोएस्ट बॉल है वो अर्शदीप की फास्टेस्ट बॉल के बराबर। मतलब ये हाल है। लेकिन यार क्या कमाल वो बंदा लग रहा था, और उसकी जो रिदम थी एक पॉइंट पे बन रही थी। एक मैंने इनफैक्ट वो भी देखा था, रवि शास्त्री अपना सिर पकड़ के बैठ गए थे कमेंट्री के अंदर कि भाई स्लिप क्यों नहीं लगा रखी। बिल्कुल वो एज लेके भाई इतनी तेज बॉल जाके हल्की सी मूवमेंट दे रही थी आउटसाइड द ऑफ स्टंप, बंदा बिल्कुल बीट हो गया, हल्का एज लेके ऋषभ पंत के पास से निकल गई। मतलब अब वो कूद नहीं सकते थे, ऐसा मत बोलो कि वो कूदना चाहते नहीं थे। इट्स जस्ट दैट वो फर्स्ट स्लिप की कैच थी, तो वो स्लिप नहीं थी, लेकिन तीसरे स्लिप लगा रखी थी, क्या फायदा हुआ। बिल्कुल। लेकिन उमरान मलिक ने शुरुआत में बढ़िया बॉलिंग करी। जो उनके ओवरऑल फिगर्स हैं 10 ओवर में 66 रन देकर 2 विकेट, वो शायद जस्टिस नहीं करते। अगर आप ये देखो तो आपको थोड़ा सा ल्यूक वर्म से ही उनका मतलब जो डेब्यू रहा हो, लेकिन उनका जो डेब्यू था शुरुआत में उन्होंने आग लगाई। आयरलैंड वाले डेब्यू से बढ़िया डेब्यू था ये, मैं यहाँ ये तो है बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा कॉन्फिडेंस है उनको दिख रहा था। बिल्कुल। आयरलैंड में मतलब उनकी नॉर्मल जो पहला ओवर था, मेरे को अभी भी याद है, वो बंदा वहां पे 138, 139, 140, 141 इस पे डाल रहा था। लेकिन यहाँ पे पहले ओवर के अंदर ही वो बंदा 150 टच करने वाला था। न्यूजीलैंड की हवाओं में ही कुछ है भाई, वो बिल्कुल मतलब वो खिल गए वहां पर। और भाई खिलने की बात नहीं है, वो जो उनको खेलने नहीं दिया ना T20 वर्ल्ड कप में, वो जो घुसने भी नहीं दे रहे थे, क्या तुम मेरा वीजा रोक रहे हो यार। मैं सही बता रहा हूँ, जब वीजा नहीं लगता तो गुस्सा तो बहुत आता है। आई कैन अंडरस्टैंड, ओ सॉरी यू कैन अंडरस्टैंड। कैमरे के पीछे जो है उनका रिजेक्ट हो गया, दे कैन आल्सो अंडरस्टैंड। पर लेकिन अब हम शुरुआत करेंगे उस टॉपिक की, जिस टॉपिक पर पूरा ट्विटर उबल रहा है, लोग उबल रहे हैं। यार थोड़ा वो एडिटर साहब से बोले कुछ ऐसे चिंगारी विंगारी लगा दे, डड़ा डड़ा डड़ा। पर ये प्लेयर आग नहीं लगा रहा। ऋषभ पंत T20 फॉर्मेट के बाद ODI में भी आग नहीं लगा रहा है, बॉल खा रहा है, और पता नहीं वो जो खाना है कहाँ खा रहा है, कहाँ खा रहा है भाई बॉल से लोगों को आपत्ति है। पर ऋषभ पंत का क्या करना है, ये बड़ा सवाल है। देखिए आपत्ति क्या, मैं तो कह रहा हूं आग कॉफी भी है। मतलब इतनी बुरी हाल हो चुके हैं ऋषभ पंत के, तो लोग गाली या लिटरली गालियां दे रहे हैं। गाली देना नहीं, आकाश चोपड़ा भाई को गाली देना अच्छी बात नहीं है, लेकिन हेट मिल रहा है, इतना हेट। आकाश चोपड़ा साहब वहां पे ट्विटर पे लिख रहे हैं, बाद में नीचे रिप्लाई में उनको हेट मिलने लग गया। तू चुप कर जा ऐसे करके। और हमारे यहाँ तो कम से कम अनकट के वीडियोस पर ऋषभ पंत को हेट नहीं मिलता, ट्रोलिंग मिलती है। लोग कह रहे हैं कि ऋषभ पंत, एक कमेंट तो बहुत ही बढ़िया और हर बार आता है ये, कि ऋषभ पंत इतना टैलेंटेड है कि इससे ओपनिंग करवा ली, नंबर 3 पर भेज दिया, मिडिल ऑर्डर पर भेज दिया, विकेट कीपिंग तो करा ही रहे हो, लगे हाथों इससे बॉलिंग भी करा कर देख लो ना, हो सकता है टैलेंट उसका वहां चमक जाए। आप इसका पूरा इस्तेमाल करो। पर ऋषभ पंत किसी भी तरीके से ऋषभ पंत ना अपने क्रिटिक्स को, ना अपने फैंस को, ना उनको जवाब दे पा रहे हैं, ना अपने फैंस को प्लीज कर पा रहे हैं। क्योंकि आज भी ऋषभ पंत के पास अच्छा मौका था। ऋषभ पंत को नंबर 4 पर भेजा गया था, काफी ओवर्स थे, अगर एक अच्छी बड़ी इनिंग खेल देते तो लोगों के मुंह पे ताले लग जाते कि क्यों ऋषभ पंत, क्यों व्हाइट बॉल में ऋषभ पंत को डेजिग्नेटेड विकेट कीपर मान रखा है, जब आपके पास संजू सैमसन भी है, आपके पास ईशान किशन भी हैं। ईशान किशन को अब तो यही लग रहा है कि ऋषभ पंत इस तरीके से अगर खेलते रहे, वो दिन दूर नहीं है कि उनको भी साइड में बिठाना पड़ेगा। लेकिन मैं बताता हूँ उनको क्यों नहीं बिठा रहे। ऋषभ पंत वाइस कैप्टन है, शिखर धवन कैप्टन है, और ऋषभ पंत जो है हार्दिक पांड्या की नहीं है। ये वैसे शिखर धवन ने भी ये कहा, ये मेरी टीम है, मेरे को अब इस हिसाब से मैं खिलाऊंगा, जो मुझे सही लगेगा मैं उसको खिलाऊंगा। क्योंकि अगर आप आज शिखर धवन की ये टीम देखो, यार वो बंदा थोड़ा प्यार से बोलता है। अरे भाई प्यार से बोलता है, बढ़िया आदमी है, पर मैं ये कह रहा हूँ सोच अभी भी वो 1986 की चल रही है, जिस साल में मैं पैदा हुआ था। मुझे नहीं पता वो किस साल में पैदा हुए थे, पर मैं ये कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि सोच, अगर आप आज देखो 50 ओवर का मैच, आज भी टीम इंडिया 5 बॉलिंग ऑप्शंस के साथ ही उतरी थी, 6ठा बॉलिंग ऑप्शन इंडिया के पास था नहीं। वो तो अच्छा है कि 3 ओवर पहले न्यूजीलैंड ने मैच खत्म कर दिया। हाँ नहीं मतलब देखो वो तो है ही है, और एक पॉइंट के बाद ऐसा लग रहा था कि गिव अप कर चुकी है इंडियन बॉलिंग, क्योंकि भैया कोई तोड़ मिल ही नहीं रहा था। जैसे ही वो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड वाला आपने सेमीफाइनल अगर देखा होगा, बटलर और हेज एक बार शुरू हुए तो बस उसके बाद खत्म। अगर यही नहीं देखा वो सेमीफाइनल तो बहुत ही बढ़िया काम। मैं कह रहा हूं अगर नहीं देखा और आज का मैच देख लिया तो भी आपने कुछ ज्यादा मिस नहीं करा है। मतलब यही सेम कहानी थी, बस यहाँ पे 3 विकेटें गिर चुकी थी, वहां पे एक भी नहीं गिरी थी। लेकिन यही था कि भैया बॉलर डालते जा रहे हैं और वो बॉल पेलते जा रहे हैं बिल्कुल ही।
तो मतलब जिस तरीके से ऋषभ पंत खेल रहे हैं, और ऋषभ पंत की विकेट कीपिंग से तो चलो किसी को परेशानी नहीं है, पर अब जो टीम इंडिया में खास तौर पर 50 ओवर में परेशानी विकेट कीपिंग से नहीं हो सकती है, लेकिन अगर वो बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो परेशानी इस चीज से हो सकती है कि उससे बेहतर या उसके जितनी कैपेबिलिटी वाले विकेट कीपर्स बहुत सारे बैठे हुए इंडिया के पास, उनको मौका क्यों नहीं मिलेगा, उनको मौका क्यों नहीं मिलता? क्योंकि ऋषभ पंत अब 28 ओडीआई खेल चुके हैं। 28 वनडे में ऋषभ पंत ने टोटल रन बनाए हैं 855 और 35 का उनका एवरेज है और स्ट्राइक रेट 107 का। तो जितने बड़ा इनका जो रेप्यूटेशन है कि ये बहुत खतरनाक खिलाड़ी हैं, आज का देख लेते हैं, 23 बिल्कुल ही खतरनाक। आज का देख लेते हैं, 23 बॉल 15 रन 2 चौके 65.2 का जो है वो है स्ट्राइक रेट। और जिस तरीके से आउट हुए, जिस तरीके से रन भी लगे, और ऋषभ पंत में अगर आपने मैच देखा, क्योंकि मैं तो देख रहा था मैच सुबह 7 बजे उठकर अपना मूड ऑफ करने के लिए, पर मैं बताऊं ऋषभ पंत के ये जितने भी रन लगे उसमें भी 2-3 उनकी टॉप एज लगी जो कि फील्डर्स के बीच में जाकर गिर गई। बहुत पहले भी आउट हो सकते थे। अब आप ये कह सकते हो ऋषभ पंत का स्टाइल है, पर ऋषभ पंत के स्टाइल में वो कॉन्फिडेंस भी तो नजर आया। यार देखो स्टाइल ना वीरेंद्र सहवाग साहब का भी था, जो कि वो करते थे कि भैया आए हैं तो वो पहली बॉल एक तो चौका, ऐसे नहीं ट्रेडमार्क बनता ना भाई किसी के नाम का। के वर्ल्ड कप में तो भाई ने हर मैच में मतलब हर पहली बॉल चौका। वो बंदा अगर आप ये देख लो, अगर वो बंदा 23 बॉल खेल के जा रहा था, मतलब अगर सहवाग साहब अगर 23 बॉल खेल के जाते तो भैया ये 23 पे 15 रन तो कतई नहीं होते, 23 पे मिनिमम 23 होते। और ये सहवाग साहब ने डेब्यू किया था 2001 में। 2022 चल रहा है ये, अगर आप लोगों को नहीं इन जैसे लोगों ने गेम चेंज करी है। अगर आप मॉडर्न डे सहवाग ऋषभ पंत को कह रहे हो तो उस लेवल पे कंसिस्टेंटली परफॉर्म भी करना होगा सहवाग ऋषभ पंत भाई को। और ऋषभ पंत, हाँ, और मैं ऋषभ पंत के बारे में वही बात कह रहा हूं कि 28 वनडे 66 टी20 और जो एवरेज है वो 35 का वनडे में है, 22 का टी20 में है, स्ट्राइक रेट 107 का वनडे में है, 126 का टी20 में है। तो ये नंबर्स वो बिल्कुल भी नहीं है। और 28 वनडे खेल चुके हैं। सामने आज संजू सैमसन ने पहला वनडे खेला है, ईशान किशन को भी बहुत ज्यादा वनडे खेलने को नहीं मिले हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपकी फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर है वो अब आपको वो रिटर्न्स नहीं दे रहे हैं। तो जितना जल्दी हो सके ऋषभ पंत और ऋषभ पंत के फैंस दोनों के लिए ही सबसे बढ़िया ये होगा कि ऋषभ पंत जितना जल्दी कमबैक कर सके उतना अच्छा है। बिकॉज मुझे लगता है कि टाइम इज रनिंग आउट फॉर ऋषभ पंत। वो अभी तक वाइट बॉल में कोई छाप नहीं छोड़ चुके हैं। अभी तक उनके पास जो वाइस कैप्टेंसी वाली इम्यूनिटी है ये केएल राहुल के आते ही चली जाएगी। इम्यूनिटी ये मत सोचना इसमें तेरा टीम में प्लेस चले जाएगा। तो भैया मतलब अगर आपको जगह बचानी है और जिस तरीके से जो सब लोग कहते हैं बड़ा नेचुरल टैलेंट है, वो कभी ना कभी ट्रांसलेट होना चाहिए, क्योंकि टैलेंट के लिए तो हमारे पास रोहित शर्मा ऑलरेडी हैं। नहीं केएल राहुल भी है तो सबको टैलेंट वालों को ही बढ़ लेगा। तो परफॉर्मेंस के लिए सूर्य कुमार यादव कहेगा कि भाई मैं अकेला ही, विराट भी कहेंगे। तो चलिए, तो क्या ऋषभ पंत के साथ क्या करना चाहिए, टीम इंडिया की सबसे बड़ी कमी क्या रही मैच के लिए, और उमरान मलिक का जो डेब्यू है वो कैसा लगा, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मेरा नाम है चयन रस्तोगी, मैं हूं सॉरी मेरा नाम है अभिषेक मनचंदा और आप देख रहे हैं अनकट।